हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके पहले जो हमारा जो बजट वाला वीडियो है उसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है उतना ज़्यादा, तो उसको हम किसी एक अलग वीडियो में हम पूरा बजट पूरा जो है सब कुछ एक जो है कंसोलिडेटेड तरीके से एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के लिए वो उसी बजट से आएंगे, तो वो मैं कल तक एक वीडियो आपको दे दूँगी बजट के लिए, ठीक है। अब हमारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। टॉपिक्स पहले हम कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें रेफर करना है। तो फर्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रौद्योगिक संयंत्र। बीएचयू कुलपति और जेएनयू की टीम ने इजाद की गले की खतरनाक खोजी संक्रमण की वैक्सीन। अंटार्कटिका के सूक्ष्म जीवों के भीतर पहली बार मिला प्लास्टिक का कण। धान की 6 नई किस्में। 2020 में मंगल अभियान। नासा का मंगल मिशन मार्च 2020। यूएई का मार्च मिशन। चीन का मंगल मिशन तियानवेन 1। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की टिप्पणियां, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक देख लेते हैं जो हमें करना है। पहला हमारा है, देखिए पहला है अंतरराष्ट्रीय, एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER। देखिए 2020 में असेंबली ऑफ ITER क्या है, टॉक मॉक, ठीक है, टोक मॉक। तो टोकामाक जो असेंबली ऑफ ITER है की शुरुआत हुई। इसमें इसका पदार्पण फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने किया और ये वर्चुअल माध्यम से किया गया है। इसके अलावा ITER के अन्य सदस्य देशों ने भी इसका कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली। किसमें, असेंबली ऑफ ITER टोकामॉक में, ठीक है। भारत और ITER परियोजना क्या है, तो जून में 2020 में यह सूचना दी गई थी कि उसने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर में अपने 50% योगदान को पूरा कर लिया है, ठीक है। और भारत इस परियोजना में 2005 में शामिल हुआ था। तो भारत जो है कब शामिल हुआ था ITER में, तो ये 2005 में हुआ था। और भारत की इस परियोजना में 9.1% की हिस्सेदारी, तो कितनी है ITER में, 9.1% की हिस्सेदारी है। दुनिया का सबसे बड़ी परियोजना जिसमें भारत प्रत्यक्ष भागीदारी कर रहा है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसमें भारत प्रत्यक्ष भागीदारी कर रहा है। इसमें जो है इस परियोजना में क्रायो टेस्ट इन वॉल शील्डिंग, ठीक है, क्या है क्रायो टेस्ट इन वॉल शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक, न्यूट्रल बीम सिस्टम एंड विद्युत आपूर्ति के साथ साथ कुछ विशेष डायग्नोस्टिक सिस्टम का निर्माण भी करना है। क्या क्या करना है, क्रायो स्टेट मतलब समझ रहे हो, जब टेम्परेचर को हम बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। तो परियोजना में क्रायो स्टेट इन वॉल शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक, न्यूट्रल बीम सिस्टम और विद्युत आपूर्ति के साथ साथ कुछ विशेष डायग्नोस्टिक सिस्टम का निर्माण करना है, ठीक है। इस परियोजना की तरफ कौन सी परियोजना है, देखिए परियोजना का नाम है हमारा इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है। और ये जो है असेंबली हुई थी, असेंबली ऑफ ITER इन टोकामॉक, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए जून 2020 में भारत के लार्सन एंड टर्बो, क्या है, लार्सन एंड टर्बो द्वारा निर्मित क्रायोजेनिक स्टेट को सफलतापूर्वक रिएक्टर भवन में स्थापित कर दिया गया है। तो जो है कौन सी कंपनी ने निर्मित किया है क्रायोजेनिक स्टेट, तो ये आपका लार्सन एंड टर्बो है, 2020 में किया है और इसको जो है रिएक्टर भवन में स्थापित कर दिया है। क्या है, ITER, ठीक है। ITER परियोजना है क्या, देख लेते। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक धरती पर धरती पर भी एक छोटा सूर्य, ठीक है, एक लिटिल सन, हमारे अर्थ पर भी एक लिटिल सन बनाने की कोशिश में है। कौन है ये, कौन सी परियोजना है, ITER। उसमें जो है जैसे सन है हमारे जो है सोलर सिस्टम में, वैसे ही हमारे धरती पर भी एक छोटा सन बनाने की कोशिश में है। ये जो है पूरी होने की स्थिति में जो परियोजना, उसमें दुनिया को वैसी ही ऊर्जा जो है प्राप्त होगी जैसा कि सूर्य से प्राप्त होती है, एवं इसमें प्रदूषण का खतरा लगभग शून्य के जो है बराबर है। यह परियोजना दुनिया की सबसे महंगी परियोजना है, ठीक है। और इसमें भारत का भी हमने देखा कि हिस्सा कितना है, 9 पॉइंट समथिंग आपने देखा था अभी। इसमें अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और भारत शामिल है। फ्रांस के सुदूरतम क्षेत्र में अवस्थित इस परियोजना, कहाँ पे है ये परियोजना, फ्रांस के सुदूरतम क्षेत्र में है। इस परियोजना का उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाना है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो सूर्य की ऊर्जा है उसके स्रोतों का पता लगाना है। इस शोध को वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे हैं और कि हाइड्रोजन के 2 अणुओं के मेल से निकलने वाली भारी ऊर्जा
को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। तो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन HH के 2 अणु जब मिलते हैं तो उनसे जो मिलने से जो ऊर्जा निकलती है बाहर, तो उसका जो है क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, इस परियोजना के सफल होने की स्थिति में दुनिया को असीमित ऊर्जा जो है आपका स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, क्योंकि अभी ऊर्जा हम लोग जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हमारा पूरा इन्वायरमेंट उससे खराब हो रहा है। तो ऐसी अगर स्थिति बन सके तो ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। इस परियोजना की शुरुआत में फ्रांस के केडार्क में वर्ष 2013 में की गई थी। तो ये शुरुआत जो है फ्रांस के केडार्क में जो है 2013 में की गई थी, याद रखिएगा फ्रांस में की गई थी। और इस परियोजना में यूरोपियन यूनियन 45% शेयर निवेश कर रहा है, जबकि अन्य जो प्रत्येक देश हैं वो 9.1% शेयर करेंगे। ठीक है, तो जो यूरोपीय यूनियन है, EU है, वो 45.6% शेयर कर रहे हैं और बाकी जो अन्य देश हैं वो 9.1% शेयर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से मुख्य जो है क्या है बातें, देखिए नाभिकीय संलयन द्वारा एक्सिलरी तापन की अपेक्षा 10 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, तो हम नाभिकीय संलयन के साथ, ठीक है ना, जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ जो एक्सिलरी जो टेम्परेचर की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा करना, ट्रीटियम ब्रीडिंग सिद्धांत की जांच करना, प्लाज्मा की समतुल्य अवस्था प्राप्त करना। प्लाज्मा कहाँ होता है हमारे सोलर सिस्टम में, जो है हमारे सन में, तो प्लाज्मा की जैसी ही एक अवस्था प्राप्त करना ताकि इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। ज्वलनशील प्लाज्मा उत्पन्न करना। अतिचालक चुंबक के निर्माण को संभव बनाने के लिए नाभिकीय संलयन के लिए नवीन तकनीकी का विकास करना। ठीक है, तो अतिचालक चुंबक को बनाने के लिए नाभिकीय संलयन के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये सारे इसके जो है उद्देश्य हैं। इस महत्वाकांक्षी जो हमारी परियोजना है उसका व्यावसायिक दोहन वर्ष 2040 के बाद हो पाना संभव है। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन को अधिक सुरक्षित माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रेडियो सक्रियता का खतरा नहीं होता है। देखिए 2 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक तो नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन ज़्यादा सेफ होता है इन कंपैरिजन टू जो है नाभिकीय विखंडन। क्यों? क्योंकि नाभिकीय विखंडन से बहुत ज़्यादा रेडियो जो है एक्टिव रेज जो है निकलती हैं, तो रेडियो एक्टिविटी जब फैलती है तो आप जानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। और संलयन में जो है इस तरीके की जो है रेडियो एक्टिविटीज़ का खतरा नहीं होता, इसलिए वो सेफ माना जाता है। संलयन कम ईंधन द्वारा अधिक ऊर्जा पैदा की जाती है। संलयन क्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईंधन लिथियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम प्रकृति में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो संलयन जब होगा तो किसका ईंधन का यूज होगा? लिथियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, लिथियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, और ये जो है नेचर में अबंडेंट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है, यानी हम आसानी से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। ये चीज़ होगी हमारी। अब देखिए नाभिकीय संलयन पे पूरा एक दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं एक बार नाभिकीय संलयन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों दिया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जब 2 हल्के नाभिक, ठीक है, 2 हल्के नाभिक परस्पर जो है क्या करके संगलित होकर एक भारी एवं स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो पहले 2 हल्के नाभिक हैं, वो जो है क्या करेंगे, संलयन कर लेंगे, जोड़ लेंगे एक दूसरे को, अपने आप को, और फिर एक भारी नाभिक का जो है निर्माण कर देते हैं। तो इस नाभिकीय अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल द्रव्यमानों के योग से कम होता है। समझ रहे हैं ना? अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके एक जो आपका एक नाभिक दूसरा बनाते हैं, तो जो बना हुआ नाभिक है उन दोनों के नाभिक के योग से उनका नाभिक जो है क्या होगा, उनका द्रव्यमान कम होगा। संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों का योग से कम होगा, याद है। फिर है द्रव्यमान की यह क्षति या विलोपन ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन है तो मान लीजिए कि ये 2 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम, ऐसा होता नहीं है ग्राम में, मैं आपको बता रही हूँ बस। तो अब जो हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए हीलियम बनता है, ठीक है, हीलियम बन रहा है, तो हीलियम जो है आपका 2 ग्राम नहीं होगा बल्कि 1.5 ग्राम होगा। 5 ग्राम जो बचेगा वो एनर्जी के रूप में जो है निकल जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी का जो है रूप हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो है एक बार मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। हाँ, तो देखिए ये जो विलोपन होता है ऊर्जा का, वो जो है
विलोपन होता है हमारे जो है द्रव्यमान का, वही ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। सूर्य एवं अन्य तारे हैं उनसे प्राप्त होने वाली ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं ही होती हैं। ये निरंतर कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। 1939 में हेंस बेथे, क्या नाम है इनका, हेंस बेथे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे वैश्विक मान्यता दी गई थी। और किसने किया था, हेंस बेथे, याद रखिएगा। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हाइड्रोजन बम किस पे कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पे करता है, विखंडन पे नहीं, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन में न्यूक्लियर फ्यूजन पे, फ्यूज मतलब दो मिलके एक बन जाना, फ्यूजन हो गया, दो जो है नाभिक मिलके एक नाभिक बड़ा बना देते हैं। उल्लेखनीय है कि इस संलयन अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और संलयन अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा स्वच्छ होती है। सबसे बड़ी बात ये स्वच्छ होती है, इसलिए हम इस पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तथा इससे कोई रेडियो एक्टिव अवशिष्ट पदार्थ भी नहीं उत्पन्न होते, तो स्वच्छ होगी और कोई रेडियो एक्टिविटी जो है ट्रांसमिशन इससे नहीं होगा। अब जो है नाभिकीय विखंडन देख लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए, जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ये ब्रेक होके दो हल्के जो है नाभिकों में, है ना, मान लीजिए H1 और H2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस नाभिकीय अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान जो रिलीज होती है एनर्जी, वो हमें नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो आप देखिए, एनर्जी उससे भी रिलीज हो रही है और एनर्जी इससे भी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है ये, इसमें एक भारी नाभिक, जैसे एक भारी नाभिक, ठीक है, एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। एक भारी नाभिक जो होता है एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके जो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रकार पैदा होने वाले नाभिकों, यानी उनको जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होते हैं, उनको क्या कहते हैं, को विखंडन खंड, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। फ्रेगमेंट ही तो हो गया ना। अब अगर एक ग्लास टूट गया तो उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गए, तो वो फ्रेगमेंट है। नाभिकीय विखंडन के दौरान बहुत अधिक नाभिकीय ऊर्जा विमोचित होती है। इस नाभिकीय ऊर्जा का अधिकाधिक भाग उन खंडों, फ्रेगमेंट की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है जो विखंडन के से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब नाभिकीय ऊर्जा का बाकी हिस्सा प्रकाश विकिरण से उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉनों को गतिज ऊर्जा तथा गामा किरणों के रूप में प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ से जो ऊर्जा होती है वो कैसे क्या होती है, वो यहाँ पे जाती है। जैसे हमारी नाभिकीय ऊर्जा बाकी हिस्सा प्रकाश विकिरण से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, जो प्रकाश का विकिरण होता है उससे, वो जो है उसी से प्राप्त होता है। और न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा गामा किरणों के रूप में प्राप्त होती है। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है और गामा जो किरण होते हैं उनसे जो है विखंडन की ऊर्जा उनमें प्रदर्शित होती है, ठीक है। यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 की एक नाभिक के विखंडन से जो रिलीज होने वाली ऊर्जा है वो लगभग 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 190, सिर्फ एक नाभिक से बात कर रहा है। एक यूरेनियम के एक नाभिक से जो है विखंडित ऊर्जा मिलेगी, हमें रिलीज एनर्जी मिलेगी, वो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए, यह प्रक्रिया ही परमाणु बम एवं नाभिकीय रिएक्टर की आधार होती है। किसमें, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर का आधार होता है, ठीक है। यानी परमाणु बम एवं नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। तो परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर दोनों ही जो है आपके नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन बम जो होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे है, लेकिन हम एटॉमिक बम की बात करें तो वो विखंडन पे है, और जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें वो भी विखंडन पे है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है चीन की कृत्रिम सूर्य, ठीक है, देखते हैं। सॉरी, देखिए, चीन का कृत्रिम सूर्य के बारे में मार्च 2019 में चीन ने इलेक्ट्रॉनों और आयनों से बने कृत्रिम सूर्य प्रस्तुत करने की योजना की शुरुआत की है। किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से और आयन से, ठीक है। आयन्स क्या होते हैं, आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और आयन से बने कृत्रिम सूर्य प्रस्तुत करने की योजना की शुरुआत की है। अब इसमें क्या है कि सूर्य में होने वाली परमाणु संलयन, फिर से संलयन की बात कर रहा है, फ्यूजन की बात कर रहा है, प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से दोहराने के लिए HL2M टोकामक डिवाइस, क्या है, HL2M टोकामक डिवाइस का उपयोग किया है। तो डिवाइस याद रखिएगा, HL2M टोकामक, ठीक है। इसका उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम सूर्य का प्लाज्मा मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और आयनों से बना है। तो प्लाज्मा किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से और आयन से, ठीक है।
टोकामक उपकरण के मुख्य प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन का तापमान 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा आयन का जो है तापमान है वो 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हासिल किया जा चुका है। तो टेम्परेचर हम इन्होंने इतना हासिल कर लिया है। अब देखिए आयन ही टोकामक डिवाइस में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो आयन्स होते हैं वो जो है ऊर्जा एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है बीएचयू कुलपति व जेएनयू की टीम ने खोज की गले के खतरनाक स्ट्रेप संक्रमण की वैक्सीन। ठीक है, तो बीएचयू के जो कुलपति हैं और जेएनयू की जो टीम है उन्होंने गले के खतरनाक स्ट्रेप संक्रमण की वैक्सीन को खोज निकाला है। अब देखिए बीएचयू के जो कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर और जेएनयू के जो कुलपति हैं अतुल जौहरी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर एक वैक्सीन खोजने में सफलता जो है की है। और वो वैक्सीन कौन सी है? वो वैक्सीन है आपकी जो गले में होने वाले खतरनाक जो आपके स्ट्रेप संक्रमण है उनसे छुटकारा दिलवा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखिए आमतौर पर बच्चे और किशोरों में होने वाला यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। किसमें होता है? बच्चों में, और जो होते हैं यूथ होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। यह संक्रमण दुनिया भर में हर वर्ष 5 लाख लोगों से ज़्यादा उनकी जान ले लेता है। ठीक है ना। अब इसके इलाज का कोई टीका अस्तित्व में अभी तक नहीं था। तो किससे होता है? याद रखिएगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अब देखिए इसका संक्रमण बहती नाक और थूक से भी फैलता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इस तरीके की चीज़ है जो उससे फैल जाएगा, चाहे नाक बह रही हो या फिर थूक हो, तो इस तरीके से फैलता है। इसमें स्ट्रेप बैक्टीरिया गले में जलन, पस उत्पन्न और त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। गले में क्या होता है? जलन होता है। ठीक है, और पस जो है बनने लगता है, त्वचा संबंधित और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब देखिए क्रॉस स्टेरोटाइप नामक वैक्सीन पर आधारित यह शोध नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में 15 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ। इम्पॉर्टेंट है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेटरी है इसमें। तो कौन सा? क्रॉस स्टेरोटाइप। क्या नाम है? क्रॉस स्टेरोटाइप। ठीक है, वैक्सीन का नाम है क्रॉस स्टेरोटाइप पे आधारित ये वैक्सीन है। और जो है इसका शोध नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में 15 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ। शोध कहाँ पे? नेचर कम्युनिकेशन जर्नल 15 2020 में। कौन सा है ये वैक्सीन? क्रॉस स्टेरोटाइप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्रॉस स्टेरोटाइप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थी। इस टीके के चूहे में संक्रमण के खिलाफ परीक्षण किया गया है। अब देखिए रिजल्ट जो आया है वो 70 से 19% जो है सफलता मिली है। वैक्सीन की प्री क्लिनिकल ट्रायल व मानव पर परीक्षण के पूर्व पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है। तो प्री जो है क्लिनिकल ट्रायल है उसके लिए जो है पेटेंट पे जो है आवेदन कर दिया गया है। इसके लिए अब किसी कंपनी के आगे आने का इंतजार कर रही है ताकि वैक्सीन की पहुंच बाजार तक हो पाए। ठीक है ना। जो वैज्ञानिक हैं उनकी टीम ने रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, ठीक है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का प्रयोग कर से क्रॉस प्रोटेक्टिव वैक्सीन का पता लगाया। तो कैसे लगाया है? रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के मतलब एक तो वैक्सीन होता है, एक रिवर्स वैक्सीनोलॉजी होता है, तो उसके प्रयोग से क्रॉस प्रोटेक्टिव वैक्सीन का पता लगा है। इस प्रक्रिया में चूहे में प्रतिरक्षण के दौरान बैक्टीरिया रोधी एंटीबॉडी विकसित हुए हैं। ठीक है, तो चूहे में प्रतिरक्षण के दौरान मतलब पहले उनके अंदर ये चीज़ डाली गई जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद फिर उनको जो उसके लिए जब वो वैक्सीन लगाई गई, जो वैक्सीन जो है इंजेक्ट किया गया चूहे के बॉडी में, तो उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रतिरक्षण जो है आपके एंटीबॉडी अपने बॉडी में डेवलप कर लिए। तो एंटीबॉडी ही डेवलप करने के लिए वैक्सीन लगती है। तो वैक्सीन क्या होता है? वो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उस जो है प्रॉब्लम को जो है खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा था। अंटार्कटिका के सूक्ष्म जीवों के भीतर पहली बार मिला प्लास्टिक का कण। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, वैज्ञानिकों की अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के अंदर पहली बार माइक्रो प्लास्टिक मिला है ना, माइक्रो प्लास्टिक मिला है। सूक्ष्म जीवों में भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी लेटर्स के नाम साइंस जर्मन में छपी इस स्टडी के अनुसार यहाँ की धरती पर मौजूद फूड चेन में प्लास्टिक के पहुंचने से ध्रुवीय इकोसिस्टम पर, किस पे? ध्रुवीय इकोसिस्टम पर और दबाव बनेगा जो पहले से ही इंसानी दखलंदाजी बढ़ने पर और जलवायु परिवर्तन में परेशानियां झेल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रकृति के अंधाधुंध दोहन, बढ़ती मानवीय गतिविधियां अब सुदूर इलाके तक पहुंच गई हैं। ठीक है, नदी, पहाड़,
समुद्र को प्रदूषित करने के बाद अब मानव जो है जनित प्रदूषण की छाप उन इलाकों पे भी दिखने लगी है जहाँ जो इनसे अछूते थे, जहाँ पे अभी मानव वास नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। कहाँ पे उन सब एरियाज में, पोलर रीजन्स में ह्यूमन बीइंग रहते नहीं है। लेकिन ये प्लास्टिक का इतना बड़ा लोग डंपिंग करना शुरू कर देते हैं बहुत ही। अगर आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे तो उसमें भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। और हाँ, अब इनके ये एवरेस्ट पर प्लास्टिक बड़े खतरे में तब्दील हो चुकी है और धीरे धीरे अब इसका दायरा पृथ्वी के ध्रुवों तक बढ़ने लगा है। अब लोग पर्वतारोही जाते हैं और जो है क्लाइंबिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत पहले से ही ये जो है चीज़ें विजिबल हो रही हैं। और अब जो है पोल भी नहीं अछूता रहा है इस चीज़ से, ठीक है। पहली बार प्लास्टिक के कण दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका के जीवों में मिले हैं। देखिए कि बायोलॉजी लेटर्स के नाम इस साइंस जर्नल में छपी इस स्टडी के लेखकों ने लिखा है कि यहाँ की धरती पर मौजूद फूड चेन में प्लास्टिक के पहुँचने से ध्रुवीय इकोसिस्टम पर और दबाव बनेगा, जो पहले से ही इंसानी दखलंदाजी की वजह से जो है जलवायु परिवर्तन की परेशानियां झेल रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जहाँ जहाँ भी है और जहाँ नहीं भी है वहाँ पे अपना प्रकोप मचा रहे हैं चारों तरफ। क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक हमें देखना है, यह प्लास्टिक के ऐसे कण हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। ये याद रखिएगा, माइक्रोप्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। दुनिया भर के नदियों और सागरों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला हुआ है, ठीक है। दुनिया भर के नगरों और जो है उसमें लगभग 15 करोड़ टन का जो है कचरा घुला हुआ है, ठीक है। और अनुमान यह भी है कि देखिए 15 करोड़ कचरे का उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये अनुमान है। यह जब लहरों और अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण टूटकर छोटा हो जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, ठीक है। यूवी रेस के वजह से वो टूट जाता है या लहरों की वजह से कुछ टूट जाता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, जो 5 मिलीमीटर से छोटा हो जाता है और पानी की जो है सागर के पानी के साथ फिर तलछटी या जो है जो कोस्टल एरियाज होते हैं समुद्र के जीवों तक पहुंच जाता है ये। अब देखिए अध्ययन का क्या तरीका है। इटली की सिएना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च टीम का नेतृत्व किया और उन्होंने किंग जॉर्ज आइलैंड से लाए गए एक सिंथेटिक फोरम के टुकड़े की जांच की, जो लंबे समय से वहाँ पड़े होने के कारण मॉस और लाइकेन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा हुआ था, ठीक है। अब देखिए इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीकी कौन सी किसका यूज़ किया हमने, इंफ्रारेड जो है इमेजिंग तकनीकी का यूज़ किया। उसकी मदद से जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये देखा कि एक जीव के अंदर पॉलीस्टाइरीन से के बने फोम का अंश जो है पहुंचा हुआ है। किसका, पॉलीस्टाइरीन का के बना फोम का अंश पहुंचा हुआ था, पॉलीस्टाइरीन। वह जीव स्प्रिंग टेल कहलाता है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन से जीव में मिला है, तो ये है स्प्रिंग टेल, ठीक है, स्प्रिंग टेल जीव, हाँ स्प्रिंग टेल जीव कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रिप्टोपाइगस, ठीक है, क्रिप्टोपाइगस एंटार्क्टिकस। तो ये जो है आपका जीनस है और एक स्पीसीज है, पीछे वाला स्पीसीज होता है आगे वाला जीनस होता है, ठीक है। तो क्या नाम है, क्रिप्टोपाइगस, क्रिप्टोपाइगस एंटार्क्टिकस, ठीक है, क्रिप्टोपाइगस एंटार्क्टिकस। तो ये नाम है, अगर ऐसे नॉर्मली जो जिस नाम से बुलाते हैं उसका नाम है स्प्रिंग टेल, ठीक है, स्प्रिंग टेल। और जो साइंटिफिक नाम है वो है क्रिप्टोपाइगस अंटार्क्टिकस, ठीक है। यह सूक्ष्मजीव अंटार्कटिका के क्षेत्र में लगभग उन सभी जगहों पे पाया जाता है जो हमेशा बर्फ से ढके नहीं रहते हैं। यह जीव लाइकेन और माइक्रो एल्गी को खाते हैं, किसको, लाइकेन्स को और माइक्रो एल्गी को ये खाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ नहीं रहती है, लाइकेन्स और माइक्रो एल्गी को खा लेते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से अगर देखें तो जैसे इन्होंने बताया कि इसी भोजन के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक्स स्प्रिंगटेल के भीतर पहुंच गया है। रिसर्चर्स का मानना क्या है कि प्लास्टिक इस रास्ते से अब अंटार्कटिका की जमीन पर पाए जाने वाले जीवों के पूरे सिस्टम पर प्रवेश कर चुका है। तो वहाँ पे जितने जीव हैं सबके अंदर जो है कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुका है। प्लास्टिक प्रदूषण से खतरा क्या है, देखिए अगर वहाँ तक भी प्लास्टिक पहुँच गया इसका मतलब ये है कि इससे अंटार्कटिका के बेहद नाजुक संतुलन वाले इकोसिस्टम का वो नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। वहाँ का सिस्टम बिल्कुल बहुत ही जो है अलग तरीके का है, तो उसको नुकसान पहुँचेगा। जो रिसर्च पोस्ट और मिलिट्री सेंटर पर्यटन के कारण सीधे जो है बीते सालों में यहाँ इंसानी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, चाहे वो रिसर्च की बात हो। अब आप जाने कि वहाँ पे हमने अंटार्कटिका में बहुत सारे अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, ठीक है, हमारे भी इंडिया के भी हैं। तो बता दीजिए क्या नाम है उसका। और मिलिट्री सेंटर और पर्यटन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि वहाँ का रिसर्च सेंटर हमने इंडिया में कौन से, क्योंकि ये मुद्दा जब निकला हुआ है। और पर्यटन के कारण सीधी जो है बीते सालों में बहुत सारे गतिविधियाँ जो है वहाँ पे बढ़ गई हैं। अब देखिए धान की 6 नई किस्में,
ठीक है। तो भारतीय चावल अनुसंधान इंडियन राइस रिसर्च द्वारा कुछ ऐसी किस्में जो है निकाली गई, किसके द्वारा? इंडियन राइस रिसर्च। ठीक है, कुछ ऐसी नई किस्में विकसित हुई हैं जो पोषक तत्वों की दुगनी मात्रा, तो इम्पॉर्टेंट है इसमें पोषक तत्वों की दुगनी मात्रा पाई जाएगी, कितनी? दुगनी, 2 गुनी। ठीक है, और इन नई किस्मों की खासियत यह है कि इसमें लोगों के में पोषण की समस्या दूर की जा सकती है। ठीक है, लोगों में पोषण की समस्या दूर की जा सकती है। और देश में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब में खास तौर पर धान की खेती की जाती है। ऐसे में किसानों को धान की खेती कहाँ पे होती है? धान की खेती वहीं होती है। अब धान की खेती कहाँ होती है ये देख लीजिएगा। धान की खेती वहीं पे होती है जहाँ पे ज़्यादा जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हो, है ना, जहाँ पे जो है फैसिलिटी ज़्यादा हो, ताकि धान बहुत ही ज़्यादा पानी खींचता है। तो धान की खेती वहीं करेंगे जहाँ पे रेन फेड एरिया हो, ठीक है ना, जहाँ पे बारिश हो सकती हो ज़्यादा। तो ये है, और जहाँ बारिश के साथ साथ जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप हो, तो ऐसे में किसानों को इन नई किस्मों की बुवाई करना चाहिए। अब देखिए, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर में जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। जिंक और आयरन, आपको पता है ना, जिंक आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी को चलने के लिए। ठीक है, दुनिया भर में इसकी कमी से ज़्यादातर लोग प्रभावित हुए हैं। अगर देश की बात करें तो जिंक की कमी से लगभग 30% लोग प्रभावित है हमारे इंडिया में। ठीक है, 30% लोग जिंक की कमी से प्रभावित है, मगर धान की नई किस्म में अगर व्यक्ति अगर कंज्यूम करता है उसको 58% का जिंक की मात्रा उसी से मिल जाएगी। ठीक है, जिंक शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है जिंक। यह इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। ठीक है, तो आजकल आप जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की कितनी ज़रूरत है। तो धान की 6 नई किस्में जो है विकसित हुई हैं, अब इसमें देखते हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो पहली बात तो ये भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो हैदराबाद द्वारा चावल की नई किस्म विकसित की गई है। इसमें DRR धान 45, ठीक है, DRR धान 45, DRR धान 49, तो याद रखिएगा DRR धान 45 है और DRR धान 49 है। DRR धान 45 और DRR धान 49। उड़ीसा में स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा? केंद्रीय चावल अनुसंधान। हैदराबाद में कौन सा है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। हैदराबाद में है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और उड़ीसा में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। CR जो है धान 310, CR धान 310 और CR धान 311। ठीक है, CR धान 310 और CR धान 311 याद रखिएगा। DRR धान 45 और DRR 49, तो DRR वाला 45 और 49 हैदराबाद में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, और उड़ीसा में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे CR 310, कितना है? CR 310 और जो है CR धान 311 विकसित की गई है। रायपुर छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिंक ओ राइस और CGZR की किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ और इंदिरा धान रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित इंदिरा धान गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो रायपुर में है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे कौन सी राइस है? वहाँ पे जिंक ओ राइस। ठीक है, जिंक ओ राइस और CGZR किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, नई किस्मों की खासियत क्या है? तो देखिए, धान की इन नई किस्मों की खास बात यह है कि इन किस्मों के चावल खाने से शरीर में जिंक की जो है पूरी हो जाती है कमी। ठीक है, तो चावल में जिंक की कमी पूरी हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक की माने तो देश में अधिकतर जगह खाने में चावल ज़रूर पकाया जाता है। ठीक है ना, हमारा जो कल्चर, हमारा सिस्टम है, तो राइस लोग खाना जो है पसंद करते हैं, और हमारा पसंद क्या, हमारा सिस्टम पैटर्न यही है कि लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये चीज़ें खाते हैं नॉर्मली। अच्छा, ऐसे में जो है संस्थान द्वारा कुछ ऐसी नई किस्में विकसित की गई हैं जो देश में जिंक की कमी को पूरा कर सके लोगों के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए, चावल की तुलना में जो इसमें अन्य चावल की तुलना में जिंक की मात्रा 25 ppm होती है, और जबकि अन्य किस्मों में सिर्फ 2 ppm होती है। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा जो है ये है जिंक के लिए। तो ये हो गया हमारा। और धान की किस्म को हाल में ही विकसित किया गया है, इसमें जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है, और किसान अगर इस किस्मों की बुआई करता है तो फसल की अच्छी पैदावार हासिल हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।